नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। आरजेडी से मतभेद के बाद उठाया कदम। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ तेज। कृषि संकट से निपटने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर विचार। राज्यसभा में कृषि मंत्री का कर्ज माफी से इनकार, विपक्ष का वॉकआउट। इराक में लापता भारतीयों पर विदेश मंत्री का बयान। कहा, सबूत मिलने तक नहीं मानेंगे मृत। गलत जानकारी का आरोप खारिज। निजता का नहीं, संपूर्ण अधिकार। केंद्र ने कहा, माना जा सकता है मौलिक अधिकार। 4 राज्यों ने की मौलिक अधिकार मानने की मांग। गुजरात और राजस्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात। 100 से अधिक मौतों की खबर। 24 घंटे में बचाए गए 23,000 से अधिक पीड़ित। आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पटना में जेडीयू विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि जितना मुमकिन हुआ उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया। इसके मौजूदा हालात में उनका काम करना मुमकिन नहीं था और इसीलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। और इससे पहले तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से दोनों ही दलों के बीच राजनीतिक सरगर्मी थी और रस्साकशी चल रही थी, और लालू यादव ने आज ही साफ किया था कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि आरजेडी की ओर से इन बयानों के बाद भी उम्मीद थी कि सुलह का कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात की थी और इस तरह के संकेत दिए थे कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन लालू यादव की आज की आरजेडी के नेताओं की बैठक के बाद जब उन्होंने ऐलान किया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, और अंदर जो खबर थी कि उन्होंने विधायकों से और नेताओं से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी को बर्खास्त भी कर सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। और इस तरह की खबरों के बाद जेडीयू की जब बैठक हुई तो उसमें नीतीश कुमार ने उस बैठक के बाद राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और कहा के हालात थे उसमें गठबंधन धर्म को निभाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन अब जबकि मामला उनके सर के ऊपर निकल रहा है, ऐसे में उन्हें पद पर बने रहना ठीक नहीं है। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। तो एक रास्ते की तलाश में नीतीश कुमार थे, लेकिन उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई, स्थानीय नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता साहब हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं देशबंधु से। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तमाम तरह की बातें हो रही थी और मैं कहूँ कि पिछले घंटे तक, इस्तीफा आने के पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे नीतीश कुमार, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया शायद। नहीं, कभी जो कदम आज उन्होंने उठाया है नीतीश कुमार ने, इसकी आहट तो लग रही थी। हालांकि 2 तरह की बातें हो रही थी कि वो तेजस्वी का इस्तीफा मांग सकते हैं या तेजस्वी की बर्खास्तगी का पत्र दे सकते हैं गवर्नर के पास, लेकिन उन्होंने साफ करने की कोशिश की है बड़ी चालाकी के साथ कि नहीं, हमने इस्तीफा नहीं मांगा है। मतलब वो सारा वो
गेंद जो है लालू प्रसाद यादव आरजेडी के कैंप में डालना चाहते थे कि भाई जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिस ढंग से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है, तो उसके बाद उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। मतलब मांग नहीं कर रहे थे वो, लेकिन कहलवा रहे थे। अच्छा, दोनों के बीच में एक तो बिटरनेस बहुत बढ़ गई थी। दोनों दलों के जो प्रवक्ता थे या नेता थे, एक दूसरे के ऊपर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का या उसमें भीतरघात करने के आरोप जैसे लगते थे, और कहीं कहीं जो आजमाइश की बातें भी होती थी, तो उसको लेकर के लग रहा था। अच्छा, दूसरा ये कि नोटबंदी से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव तक जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार मोदी सरकार के कुछ फैसलों का समर्थन करते जा रहे थे, एक तरह से टिल्ट एक दिख रहा था। हालांकि उसमें हम लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि क्योंकि जो महागठबंधन बनने वाला था या बनाने की कोशिश की जा रही थी 2019 में, तो उसकी कहीं ना कहीं धुरी के रूप में नीतीश कुमार का भी चेहरा फिट बैठाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उनकी पार्टी की राजनीतिक हैसियत कुछ भी नहीं है। बिहार में जो 40 सांसदों की सीटें हैं, उसमें से अगर समझौते में महागठबंधन लड़ेंगे तो उनको 15-16 सीटों से अधिक तो लड़ने को नहीं मिलेगा। उसमें से कितनी सीट जीतेंगे उसके बाद हो सकता है एहसास होगा उनको कितनी कम सीटें लेकर के हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बन रहा था कि जो महागठबंधन बनेगा धर्मनिरपेक्ष ताकतों का, उसको लीड कर सकते हैं वो। लेकिन शायद इसका कुछ एहसास रहा होगा। लेकिन देखिए, अब जो स्टेप उन्होंने ले लिया है, अब उसके बाद 2-3 विकल्प बचते हैं। एक विकल्प तो यह है कि अब उनके इस्तीफे के बाद फिर महागठबंधन में शामिल तीनों दल आपस में बैठें और तय हो कि साहब तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर भविष्य में चलाना है गठबंधन को, महागठबंधन चलेगा तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उसके लिए लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं होते हैं, तो दूसरी बात यह हो सकती है कि फिर वो बीजेपी के सहयोग समर्थन से, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, लेकर के सरकार चलाएं। और अगर इसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक धर्म संकट है। एक तरफ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नैतिक और ईमानदार वाली छवि रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ने का अपना जज्बा भी बताना चाहते हैं, क्योंकि दोनों मोर्चों पर वो अलग दिखना चाहते हैं, अपने को एक अलग देखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि चुनाव कराएं। अब चुनाव कराएंगे तो फिर वो अकेले मिल के लड़ेंगे, तो या बीजेपी को साथ लेकर के लड़ेंगे। तो अभी बहुत इसकी उम्मीद भी दिखती है जयशंकर साहब की, जिस तरीके के विकल्प थे नीतीश कुमार, मैं कहूँ जाने अनजाने जो उन्होंने संकेत दिए, लालू यादव और जब राहुल गांधी से मुलाकात नीतीश ने की तो ऐसा लग रहा था कि शायद तेजस्वी नहीं। देखिए, उसमें क्या है कि एक तो प्राथमिकी के आधार पे त्यागपत्र की बातें बहुत कम देखने को मिली हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी जब मिले लालू प्रसाद यादव से, तो जैसा जानकार सूत्र बताते हैं कि लालू यादव ने कहा कि भाई तो वीरभद्र सिंह ने क्यों नहीं त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। वो मुख्यमंत्री है कि हिमाचल प्रदेश के, और उनके यहाँ भी बहुत सारे छापे पड़े हैं, दबिश पड़ी है, तो उन्होंने तो त्यागपत्र दिया नहीं, और आप हमको समझा रहे हैं त्यागपत्र की बात। तो एफआईआर के कारण तो अभी तक बहुत कम। देखिए, कायदा तो ये था इस महागठबंधन को चलाने के लिए, नीतीश कुमार कह सकते थे कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता तेजस्वी यादव या किसी की गिरफ्तारी होती तो स्वाभाविक था उनको त्यागपत्र देना पड़ता। लेकिन आपने अपना एक ऐसा स्टैंड ले लिया जिसको अड़ियल भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि देखिए, आज उनको अंतरात्मा की आवाज़ याद आ रही है, लेकिन जिस समय आपने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से महागठबंधन किया, उस समय आपको न तो उनका परिवारवाद दिखाई दिया, न उनके भ्रष्टाचार के किस्से दिखाई दिए, उसमें बहुत सारे किस्से तो आपने आरोप लगाए थे जब बीजेपी के साथ अब मिलकर सरकार चला रहे थे। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन राजद के अध्यक्ष है वो, तो उनकी पार्टी के साथ आपने चुनाव समझौता किया, महागठबंधन किया, चुनाव लड़े मिलकर के, विधानसभा का सरकार बनाई, तब आपकी अंतरात्मा कहीं नहीं थी। उस समय आपने कहीं नहीं सोचा कि नहीं कल को ये बात होनी होगी। तो देखिए, अंतरात्मा तो अपने अपने हिसाब से चलती है। आपने बिहार की राजनीति में आप नैतिकता और ईमानदारी की बात करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आपने राज्यसभा का टिकट दिया जो बिहार में अलग ढंग के नाम है, अलग ढंग से उनकी पहचान बनी हुई है। तो नहीं है। अनंत सिंह जैसे लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आप नैतिकता और शुचिता के पुजारी हो जाते हैं। तो ये सब बातें रहेंगी, चलेंगी। अभी तो बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। तो क्या इस राजनीतिक चाल के जरिए नीतीश कुमार ने जो दूसरे सहयोगी दल है, मैं कहूँ कि कांग्रेस पर ये दबाव बढ़ा दिया है कि वो लालू को अब मनाएं कि अगर वो इस्तीफा दे सकते हैं, तेजस्वी से ले सकते हैं, तो एक बार फिर से बैठकर कांग्रेस के पास मॉरल पावर नहीं है। सवाल ये कि असल में उस विपक्षी मोर्चे की एकता पर भी खतरा मंडरा रहा है जो 2019 को लेकर तैयार कांग्रेस करना चाहती है। ये तो लालू प्रसाद यादव को भी मालूम है, ये कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है, लेकिन कांग्रेस कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर वीरभद्र सिंह का त्यागपत्र हो गया होता, यानी वो एक पैरामीटर अगर सेट करते हैं तो खुद भी कई उनके नाम आए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कविंद की, ये
भाजपा के लोग नैतिकता की बातें कर रहे हैं, सुशील मोदी कर रहे हैं, तो उसके पहले उनको नरोत्तम मिश्र का त्यागपत्र करा लेना चाहिए, तो उसमें उनके तर्कों में ज्यादा बल पड़ जाता, क्योंकि नरोत्तम मिश्र को चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, 3 साल चुनाव लड़ने पे बैन लगा दिया। कुछ लोग यही कह रहे हैं शंकर जी की असल में नीतीश कुमार जो राजनीतिक चाल थी कि असल में तेजस्वी का इस्तीफा लेकर और फिर बीजेपी पर दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन वो कदम उठाने के लिए उनको अपने ही कैबिनेट के सहयोगी का पहले इस्तीफा चाहिए था। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, लेकिन एक तो सेट करना पड़ेगा ना, मानदंड तो आपको अलग अलग नहीं हो सकते हैं कि एफआईआर के आधार पे ही क्या त्यागपत्र होगा। तो कल को अगर बहुत लोगों के खिलाफ कोई भी एफआईआर कर देगा, अगर मान लिया हम जाकर के किसी के खिलाफ एफआईआर कर दें, कहाँ साहब आपके खिलाफ तो एफआईआर, आप त्यागपत्र दे दीजिए, भाई उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, कि गिरफ्तारी हो, चार्जशीट हो, चार्जशीट करे, अभियोग पत्र दाखिल हो। हालांकि यहाँ तो अभियोग पत्र दाखिल करने के बावजूद लोग केंद्रीय मंत्री और गवर्नर बने हुए हैं, तो ये भी एक चीजें हैं, लेकिन कुछ तो एक बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नैतिकता का एक तकाजा हो सकता है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियों के बारे में रोज भ्रष्टाचार के किस्से आम हो रहे हैं, मीडिया के जरिए आ रहा है। अच्छा, मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका भी लगा हुआ है कि भाई जल्दी से जल्दी ये महागठबंधन टूटे। उसमें जाहिर सी बात है कि उनके अपने लोगों के जातीय पूर्वाग्रह होंगे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखों में किरकिरी तो बना हुआ है ये महागठबंधन, अब अपने अपने कारणों से। तो उन लोगों की ख्वाहिश तो यही है, एक तरह से बोला सुपारी जर्नलिज्म जो होता है वो भी एक चल रहा था बिहार के लेवल पर देखें तो हम तो, और पॉलिटिकल लेवल पर भी हर दलों में उसी ढंग से बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल है कि देखिए, जो महागठबंधन ये बना था, एक तो जब लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार चलाए थे नीतीश कुमार, पहले भी जनता दल के जमाने में, उसके बाद जब दोनों का अलगाव हुआ था तो एक बिटरनेस बढ़ गई थी दोनों के अपने अपने सामाजिक जनाधार के बीच में, यादव हो, कुर्मी हो, इन लोगों के बीच में, या दलितों में भी था, या अल्पसंख्यकों के बीच में था। लेकिन बाद में जब दोनों एक हो गए तो बहुत मुश्किल से दोनों का जनाधार एकजुट हुआ था। अब अगर अलग हो गए तो शायद भविष्य में एक दूसरे के साथ करीब आने में थोड़ी दिक्कत और इस पूरे राजनीतिक जो उठापटक इस वक्त रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और एक बात अवश्य कहूंगा, ये तो होना ही था। बीजेपी के नेताओं के बयान जाहिर है कि जो स्वाभाविक है कि एक गठबंधन टूटने से जो बिहार में क्षति हुई थी, अब लगता है बीजेपी को एक बार पुनर्वापसी का मौका मिलेगा। लेकिन 3 जो बड़े घटक मैं कहूँ कि कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, और कहते हैं कि जब गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाता है कि किसी एक दल को झुकना पड़ता है। यहाँ पर क्या जो एक मैं कहूँ कि दोनों दल एक खड़े रहे पैरेलल समानांतर, उसके चलते स्थिति है? जाहिर सी बात है, दोनों में कहीं ना कहीं तो एक देखिए, एक तो संवादहीनता की बात भी रही है, कभी आपस में दोनों को मिलना चाहिए था, ये तीनों को मिलना चाहिए कायदे से। तो तीनों को, जो महागठबंधन के 3 प्रमुख दल हैं, आरजेडी है, नीतीश कुमार का जदयू है और कांग्रेस है, तीनों का आपस में बैठ कर के भाई देखो ये सिनारियो है और इसके पीछे कौन कौन लोग लगे हुए हैं, उनका क्या क्या षड्यंत्र हो सकता है, तो उस षड्यंत्र की काट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार का जरूर ये रहा है कि हर समय कि भाई आप सिर्फ रिएक्शनरी पॉलिटिक्स मत करिए, अपना एजेंडा सेट करके करिए। तो वो सोचते होंगे कि ठीक है, अगर इसे काट के लिए अगर कोई हम एक ईमानदार छवि पेश करें या अगर त्यागपत्र हो जाए तो फिर बाद में देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन बीजेपी के सामने हम एक रख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह था कि लालू प्रसाद का भी था कि भाई अगर इस तरह से एफआईआर पे ही त्यागपत्र होना शुरू हो जाएगा तो इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा भाई। तो ऐसे में अब क्योंकि मुश्किल नीतीश कुमार के सामने ये भी है कि अब आगे किधर जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा जिन कारणों को लेकर आपने दिया है और जिस विचारधारा की लड़ाई के लिए आप जाने जाते हैं, फिर उसमें कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विकल्प तो बहुत सीमित है। वही विकल्प सीमित हैं। अगर वो अकेले लड़ते हैं, अकेले दम पे लड़ते हैं, तो एक ये भी बात हो सकती है कि भाई ईमानदार छवि, सुशासन बाबू और सब करके के जाएं चुनाव लड़ने के लिए, तब वो फिर कांग्रेस और आरजेडी अलग होगा और बीजेपी अलग होगी। आप थर्ड फोर्स के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये लड़ करके देख चुके हैं भाई, लोकसभा के चुनाव में तो आप देख चुके हैं ना कि किस हैसियत पे आप आगे दो सीटों पे आप सिमट गए थे, 2 सीटों पे आरजेडी सिमट गया था। तो उसी के बाद तो फिर महागठबंधन आप दोनों ने बनाया था। तो एक तो विकल्प की स्थिति वो है। दूसरा यह है कि फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चलाएं, बाहर से समर्थन लेके सरकार चलाएं या फिर अंदर से मिलकर के सरकार चलाएं। तो उसी स्थिति में फिर वो एकदम जो लगातार जो आरोप लगते आ रहे हैं कि नोटबंदी से लेकर के और राष्ट्रपति के चुनाव तक आपने लगातार जो समर्थन किया, उसके लिए एक स्केपगोट निकाल के आप बोलते रहे, तो वो सब आपका ढोंग था। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये सांठगांठ थी। तो ये हो सकता है। लेकिन भाजपा की जो है जिस ढंग से चल रही है भाई, आप ये भी देखो कि भाजपा को बहुत जरूरत नहीं है बिहार में। जिस तरह से उसका देश के अन्य हिस्सों में प्रभाव क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, तो एक यही हो सकता है कि एक और सरकार महागठबंधन की खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का जो भी नाम लेवा रहेगा वो वहाँ से हट जाएगा और नीतीश हो सकता है उसके पाले में आ जाए।
लेकिन नीतीश की बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं होगी। बहुत कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब हो सकता है उनको प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं ला करके, बिहार में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हमको ऐसा बहुत लगता नहीं है। लेकिन एक बड़ा झटका नहीं लगता कि जिस विपक्षी एकता की नींव बिहार से रखी गई और जिस सीट विनिंग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो वहां पर दिखा, उसी को शायद इम्प्लीमेंट करने की तैयारी उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में तो मायावती और मुलायम के बीच में कोई गठबंधन या अखिलेश यादव के बीच में कोई गठबंधन तो हो नहीं पाया। तो शायद एक तो ये भी इससे भी रहा होगा कि नीतीश कुमार को लगता होगा बार बार कि हम जो कह रहे हैं उसको तो ये लोग मान नहीं रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं इसमें हम भी पिस जाएंगे। तो दिमाग में ये बात हो सकती है। लेकिन एक जो अभी जो बात चली थी कि बिहार का ही उदाहरण लेकर के उत्तर प्रदेश में जो हारे हुए लोग थे वो लोग करीब आ रहे थे कि कांग्रेस और मायावती और अखिलेश यादव काफ़ी मुद्दों पे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें भी या अन्य इशूज पे भी, जैसा मायावती ने त्यागपत्र दिया तो उसमें भी एक अलग ढंग की एकजुटता दिखाई दी। तो जब बिहार एक हो रहा था तो यूपी ने उसका साथ नहीं दिया, मुलायम उस गठबंधन में नहीं गए। जब अब यूपी एक होने जा रहा है तो फिर बिहार ने भी लगाई। तो अद्भुत है, मतलब एक महागठबंधन के लिए खासतौर से सामाजिक न्याय की ताकतों के लिए एक बड़ा झटका है। अब इस झटके से कैसे उभर पाएंगे इसका विचार नीतीश कुमार को भी करना पड़ेगा, लालू प्रसाद को भी करना पड़ेगा, और कांग्रेस अगर पंच की भूमिका निभा सके तो अति उत्तम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे राजनीतिक उठापटक पर चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। गा रही है पवन ठहर के बोले समय, अमर है देश मेरा। सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का भरोसा दिया है। राज्यसभा में कृषि संकट पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से ही किसानों का भला नहीं होगा। चर्चा पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सरकार की ओर से खेती और किसानों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों का विस्तार से जिक्र किया। कृषि मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से किसानों के लिए कर्ज और आपदा की सूरत में आर्थिक मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि सभी पैक्सों का कंप्यूटरीकरण किया जाए, जिससे टेक्नोलॉजी की मदद से विकास को भी गति मिलेगी और पारदर्शी तरीके से शीघ्र निर्णय हो पाएंगे और उनको ऋण मिल पाएगा। कि मोदी सरकार के पहले 5 वर्षों का जो कुल आवंटन था राज्यों के लिए वो था 33,580 करोड़। मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद उसको बढ़ाकर किया गया अगले 5 वर्षों का आवंटन 61,260 करोड़। हालांकि उन्होंने किसानों की कर्ज माफी से इनकार किया। विपक्षी सांसद उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए और विरोध में सदन से वॉकआउट किया। ये सारी जो आपने दिए हैं सब तो उपलब्ध है हम लोगों के सामने, जो योजना है वो उपलब्ध है सामने। आपकी ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन में कहीं खरीद हो रही है, ना दलहन की खरीद हो रही है, ना तिलहन की खरीद हो रही है। भाई, आपके कर्तव्य का परिणाम भी तो दिए हैं वे केवल कागजी है। महोदय, हम लोग असंतोष में यहाँ से वॉकआउट करते हैं। कृषि संकट पर सदन में चर्चा की शुरुआत मंगलवार को हुई थी। सरकार के मुताबिक फसल बीमा योजना पूरी तरह से सफल रही है और आने वाले दिनों में देश दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। कृषि मंत्री ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने की भी बात कही। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले नेता सदन अरुण जेटली के बयान को लेकर गतिरोध देखने को मिला। विपक्ष ने नेता सदन के बयान को कार्रवाई से हटाने की मांग की। इस पर सभापति ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। What the deputy chairman has already said, I reiterate, he will examine the record. Chair ने सबकी बात सुन ली, सबके सुझाव सुन लिए। अब let the chair do its own work. इराक में लापता 39 भारतीयों के मुद्दे पर आज लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि सरकार का लापता लोगों से सीधा संपर्क नहीं है, साथ ही उनके जिंदा होने या फिर मारे जाने की सूचना भी नहीं, लेकिन सरकार ठोस सबूत मिलने तक उनकी तलाश करती रहेगी।
उन्होंने संसद को गुमराह करने के आरोपों को भी खारिज किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि मोसुल में गायब 39 भारतीयों के मारे जाने या जिंदा होने की उनके पास कोई सूचना नहीं है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, सरकार मोसुल में भारतीयों की खोज जारी रखेगी। बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी। तो हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे वो यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी या तो ठोस सबूत के साथ मारे जाने का मिल जाए तो वो बता दें और जिंदा होने का मिल जाए तो वो बता दें। विदेश मंत्री ने कहा कि वो इराक समेत दूसरे देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इराक सरकार ने लापता भारतीयों का पता लगाने में पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। विपक्ष के संसद को गुमराह करने के आरोप को सुषमा स्वराज ने खारिज किया। सुषमा ने कहा कि उन्होंने लापता भारतीयों के बारे में संसद को कोई गलत जानकारी नहीं दी। देखिए, अगर मैं मरा हुआ घोषित कर दूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, ना ये लोग सवाल पूछेंगे ना परिवारजन मेरे पास आएंगे। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो मिसिंग नहीं है और बिलीव्ड टू बी किल्ड हैं, उनके लिए भी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि उनकी फाइल तब तक बंद ना की जाए जब तक उनके मारे जाने का कोई सबूत नहीं मिल जाए। 3 साल पहले इराक के मोसुल से भारतीयों को आतंकी संगठन आईएस ने किडनैप किया था। अब मोसुल को आईएस के कब्जे से छुड़ाया जा चुका है। इससे लापता 39 भारतीयों की खबर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाने के आरोप में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को चेतावनी दी है। स्पीकर ने इसे अनुशासनहीनता माना। विपक्ष उनके निलंबन की मांग कर रहा था। अनुराग ठाकुर ने भी वीडियो बनाने पर खेद प्रकट किया। इस सदन में मोबाइल का उपयोग करते हुए वीडियो निकालना ये बिल्कुल अनुशासनहीनता ही है। और अगर प्लीज अगर श्री अनुराग ठाकुर जी ने ऐसा कुछ किया है तो वो उचित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया, जिनमें से टीएमसी में आए मानस भैया भी शामिल हैं। इनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर राय, डोला सेन और शांता छेत्री शामिल हैं। ओब्रायन, राय और सेन को फिर से राज्यसभा का टिकट मिला है। 8 अगस्त को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जा सकता है, लेकिन निजता के हर पहलू को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस शासित पंजाब, कर्नाटक और पुडुचेरी और टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने की मांग की है। इन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन राज्यों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि तकनीकी विकास के बाद अदालत को निजता के अधिकार पर नए सिरे से विचार करना होगा। सिब्बल ने दलील दी कि निजता संपूर्ण अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन यह मौलिक अधिकार है और इसीलिए अदालत को दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। 9 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। देश के कई राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात में बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और करीब 500 रास्ते बंद हैं। सैकड़ों गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। दूरदर्शन के मुताबिक राज्य में बाढ़ के चलते अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। माउंट आबू में भूस्खलन से करीब 2000 वहां पर सैलानी फंस गए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। राहत और बचाव की ये तस्वीरें गुजरात की हैं। बाढ़ ने यहां भारी तबाही मचाई है। पाटन, बनासकांठा और साबरकांठा जिले सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और सड़कें नदी बन गई हैं। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव में लगे हुए हैं। बीते 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नौसेना के गोताखोर भी मदद के लिए पहुंचे हैं। राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और 26 राजमार्ग समेत कुल 500 रास्ते बंद हैं। 450 से ज्यादा गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद 500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। राजस्थान में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बाड़मेर जिले के कई गांव नर्मदा नहर का एक हिस्सा टूट जाने से डूब गए हैं। सड़क से लेकर रेल यातायात तक बाधित हैं। पटरियों पर पानी भरने की वजह से
कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद माउंट आबू में भूस्खलन के बाद 140 गांवों का संपर्क टूट गया है। रास्ता बंद होने से करीब 2000 सैलानी फंस गए हैं। जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके बाद से ये रास्ता बंद है अभी, और दोनों ओर से रास्ता बंद करवा दिया है। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी रोका गया है। असम में बाढ़ के हालात सुधर रहे हैं। अधिकतर नदियां अब खतरे के निशान से नीचे हैं। हालांकि हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। ओडिशा में भी नदियों में पानी घटा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। गृह मंत्री ने राहत और बचाव के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रागदेश फिल्म के स्टार कास्ट आज नोएडा के बारवा स्टूडियो पहुंची। छात्रों ने फिल्म के सितारों से बातचीत की और रागदेश फिल्म के बारे में सवाल किए। रागदेश के सितारे कुणाल कपूर और मोहित मारवा बुधवार को नोएडा में मारवा स्टूडियो में छात्रों के बीच पहुंचे। अभिनेताओं ने युवाओं के सवालों के जवाब दिए और अपने अनुभव भी साझा किए। फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रही राज्यसभा टीवी की वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय ने भी फिल्म की खासियत के बारे में बताया। सुभाष चंद्र बोस का क्या था और एक माँ जो अपने बेटे के प्रति भी प्रेम रखती है लेकिन उसका देश के प्रति जिम्मेदारी भी नहीं भूलती है, उसको हमने उस रोल में डालने की कोशिश की, उस दौर को समझने की कोशिश की एक फिल्म के जरिए। What I found really fascinating when I read the script, and this is something that really stayed with me, is that the army was actually funded by commoners. A lot of the money that came in from commoners. I was kind of shocked when I heard the script for the first time because such an important part of our history, such an important part of India's independence, and there was no mention in our textbook. मैंने अपने दोस्तों से पूछा, किसी को पता ही नहीं है, मतलब लोग सुभाष चंद्र बोस नेताजी को जानते हैं, लोग इंडियन नेशनल आर्मी का शायद नाम जानते हैं, पर लोग उनकी डिटेल नहीं जानते। कार्यक्रम में फिल्म के निर्माता और राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि ये फिल्म बाकी फिल्मों से कई मायने में अलग है, साथ ही ऐतिहासिक तथ्यों से भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। हर फिल्म के शुरू में आप देखते हैं ये सभी पात्र काल्पनिक हैं, सच्ची घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी फिल्म में उल्टा लिखा है, हर पात्र सच्चा है, हर घटना तथ्य पे आधारित है और ये केवल और केवल सच है। ये किसी फिल्म में नहीं होता और ये हिम्मत सिर्फ रागदेश से की है। राज्यसभा टीवी के बैनर तले बनी फिल्म रागदेश आजाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। दर्शकों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के अनछुए पहलू इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। ये फिल्म 28 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया गया। जीत की 18वीं सालगिरह पर शहीदों को याद किया गया। इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर खास कार्यक्रम हुआ। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वीर सपूतों को याद किया। 1999 में आज ही के दिन सेना ने करगिल से घुसपैठियों को खदेड़ा था। सेना ने कश्मीर के करगिल जिले में ऑपरेशन विजय चलाया था। भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध 2 महीने से ज्यादा चला था। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।